वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मुल्क में जब भी हालात खराब करने की कोशिश की जाती है, सबसे पहले अमन अमान की सूरत हाल को टारगेट किया जाता है। और हम जानते हैं कि काफ़ी वक्त अब गुजर चुका है। गुज़िश्ता 3-4 महीनों का ही जायज़ा लिया जाए तो हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ जाए, खराब हो जाए। ताज़ा वाक़या बाजोड़ में हुआ, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक। 54 अफराद अपनी जान से गए, 90 करीब इस वक्त भी जख्मी है, जिनमें से 15 की हालत सीरियस बताई जा रही है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि दाइश ने ये वाक़या किया है, दहशतगर्दी का यकीनन हमला किया है। और हम जानते हैं कि दाइश कोई नया नाम नहीं है। आईसिस हम काफ़ी वक्त से सुन रहे हैं। लीबिया हो, शाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, काफ़ी सारे मुल्कों में पिछाड़ दिया गया दाइश को। और इसके बाद अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। और अमरीकी जरीदे ने ये इंकशाफ भी किया है और वाज़ेह कर दिया है कि भारत मोदी की इंतहा पसंद सोच के साथ दाइश को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान की सरजमीन हम जानते हैं हमेशा इस्तेमाल होती आई है पाकिस्तान के खिलाफ, हम आवाज उठाते रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, पहले उस पर नजर डालते हैं, तफसीलन डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। कलअदम जमात दाइश पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर सरगर्म हो गई। बाजोड़ धमाके में भी कलअदम जमात दाइश के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 50 से जायद हो गई है। धमाके में 90 से जायद अफराद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक धमाके में कलअदम दहशतगर्द जमात दाइश मुलव्विस हो सकती है। तफ्तीश से ये बात भी सामने आई है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान दाइश ने एक ही जमात के उलमा को टारगेट किया है। दाइश और जमीयत के उलमा के दरमियान 2019 से सख्त कशीदगी मौजूद है। जब दाइश खुरासान बन रही थी तो उनके खिलाफ पहला फतवा JUI के रहनुमाओं ने दिया था, जिसमें दाइश को खवारिज की जमात कहा गया था। अब तक JUI से ताल्लुक रखने वाले 42 अफराद को टारगेट किया गया है, जिनमें से 23 का ताल्लुक बाजोड़ से है। बाजोड़ हमले की तफ्तीशी टीम के मुताबिक दाइश ने 2019 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद को टारगेट करके शहीद किया था। 2021 में कारी इलियास को निशाना बनाने के लिए दाइश के दहशतगर्द जीनतुल्लाह और शफीउल्लाह ने IED नस्ब किया था। दहशतगर्द जीनतुल्लाह गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा शफीउल्लाह फरार हो गया था। इसी दिन दहशतगर्द जीनतुल्लाह जमीयत के कारकुनों की तशद्दुद से जाँ बहक हो गया था, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद दाइश ने बदला लेने के लिए वीडियो में शामिल अफराद को निशाना बनाना शुरू किया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक वीडियो में मौजूद मौलाना शफी और मौलाना बशीर को 2022 में निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज धमाके में जाँ बहक मौलाना ज़ियाउल्लाह साथी के हमरा 2022 में भी IED धमाके के नतीजे में जख्मी हुए थे। फोर्सेस और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन 2023 में हुआ। ऑपरेशन में दहशतगर्द शफीउल्लाह अपने 2 साथियों समेत हलाक हो गया। एक माह बाद दाइश ने जमीयत के वर्कर्स कन्वेंशन पर खुदकुश हमला किया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक धमाके में मुलव्विस अफराद की निशानदेही हो चुकी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट से ये तो वाज़ेह हो गया कि JUIFA के कई ऐसे साथी हैं जिनको दाइश ने टारगेट किया है। एक अंदाजे के मुताबिक 42 अफराद ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया है दाइश की जानिब से और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। और साथ साथ एक और वजह ये भी बताई गई है कि क्योंकि दाइश जमहूरियत को नहीं मानती और जो जमहूरियत को मानते हैं वो उनकी नज़र में वाजिबुल कत्ल है, और JUIFA ने उनके खिलाफ फतवा दिया हुआ है खवारिज का, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा अफसोस हुआ आपके साथियों पर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफरत अता फरमाए, और आप मेरी कंडोलेंसेस प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। अब सवाल आपसे यह है हुजूर कि किस तरह चलाएंगे आप इलेक्शन कैंपेन ऐसे हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक ज़ख्मी जमात के साथ ताज़ियत का इज़हार किया और अपने टॉक शो में भी इस मौजू को आपने मुंतखब किया। जज़ाकल्लाह हुजूर। हमारी जमात में के लिए ये सानहा 9/11 से कम नहीं। हम बहुत ज़्यादा इस पर अफसरदा हैं। आपकी रिपोर्ट में एक नाम आया मौलाना ज़ियाउल्लाह का,
تو مولانا ضیاء میرے بہت قریبی دوست تھے، اور جب ہم جایا کرتے تھے باجوڑ میں تو ہمارے میزبان بھی ہوتے تھے. تو ان کی شہادت اور بھی ساتھی ہیں، بہت زیادہ دکھی ہوں، غمزدہ ہوں. آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعزیت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و آج جمیل جمعیت عطا فرمائے حضور. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ الیکشن کیمپین کیسے چلائیں گے مفتی صاحب؟ جمعیت علماء اسلام کا ہر ایک کارکن جو ہے وہ غمزدہ ہے. میں آپ کے اس جواب سے پہلے ایک پس منظر ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پر بہت عرصے سے یہ دباؤ تھا کہ آپ جمہوری راستہ چھوڑیں اور جہاد کا راستہ جو انہوں نے اس کو نامزد کیا اس راستے پہ آ جائیں. تو ہمارے علماء کرام نے ایک کنونشن کیا تھا پورے پاکستان کے چاروں صوبوں اور گلگت اور کشمیر اور فاٹا کے علماء کو جمع کیا تھا. اور یہ کیا پیغام داعش کی اسلامی طرف سے نظام، آیا تھا حضور؟ یہ پیغام داعش کی طرف سے آیا تھا؟ ذرا ایک منٹ اگر آپ دے دیں میں پوری بات کرتا ہوں. جی جی. تو ہم نے یہ سب علماء کو جمع کر کے جامعہ اشرفیہ کی ایک چھت پہ کے طرح جمع کیا اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ کیا اسلامی نظام کے لیے اب جمہوری راستے کو چھوڑ کر بندوق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں. تو تمام جدید علماء، ان کے نام لینا اس وقت مشکل ہوگا میرے لیے، لیکن وہ چیدہ اور چنیدہ علماء تھے. ان حضرات نے طے کیا نہیں ہمارا راستہ ٹھیک ہے، ہم اس حالت کے اندر قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بندوق نہیں اٹھائیں گے. اس کے بعد سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے. ہماری ایک مشکل بھی ہے کہ ان کی ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں اور ہمارے استاد ہمارے مدرسہ بھی ایک جیسا ہے، کلاس روم. تو اور لوگوں کا بچنا آسان ہوتا ہے اور ہمارا بچنا ان سے مشکل ہوتا ہے. اسی پاداش میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر بہت زیادہ حملے ہوئے، 5-6. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملے ہوئے اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر بھی حملے ہوئے. یعنی یہ اس پاداش میں ہو رہے اور یہ باجوڑ کے اندر بھی یہ کام لگا ہوا ہے. تو یہ ہم پہ دباؤ تھا. آپ کے جواب دینے سے پہلے میں قوم کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ قربانی دینے کے باوجود بھی آج ہم پھر بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ. میرا اب سوال آپ نے حضور. کہا کہ کس طرح جی کمپین کس طرح چلے گی. تو ظاہر ایک سیاسی جماعت اپنے کمپین چلانے کے لیے جلسے کرتی ہے اور جب جلسے کا یہ ماحول ہو کہ وہاں خودکش حملہ ہوگا تو کمپین نہیں ہوگی. اس میں 2 خطرے محسوس کرتا ہوں. ایک خطرہ تو یہ کہ جان بوجھ کر جمعیت کو کمپین سے دور کیا جاتا ہے تاکہ جمعیت چونکہ ان کا گڑھ ہے قبائلی علاقوں میں تو اپنی کارگزاری نہیں دکھا سکے گی اور یہ سیٹیں اور جماعتوں تک چلی جائے گی. دوسرا خطرہ یہ خطر محسوس کرتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو اس کو لنگر کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنایا جائے گا یس. کہ دیکھیں جی کافی سارے حالات لوگ. ٹھیک ہیں. ہم دونوں بہانوں کے حق میں نہیں ہیں. کہا جاتا ہے ہوئی بدرا بہانہ بسیار. لیکن میں یاد دلاتا ہوں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا تو حالات تو بہت سخت خراب تھے لیکن میں پھر بھی الیکشن کیا. بہرحال آئین پاکستان کو اپنے طور پر چلنا چاہیے اور اس حکومت کو چلا جانا چاہیے. نگران سیٹ اپ آنا چاہیے اور 90 دن کے اندر انتخابات کرا کے ہماری قوم اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ نئی حکومت کو اپنا مینڈیٹ دے تاکہ ہمارا معاشی بحران حل ہو. اس مشکل حالات کے اندر بھی ہم نے ٹھوس فیصلے کرنے ہوں گے تو جا کے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. مفتی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ شکل بھی ملتی ہے، حلیہ بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایزیلی کیموفلاج کر جاتے ہیں ہمارے لوگوں میں. اگر یہ داعش مودی کے ساتھ مل کے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنے مذموم مقاصد ناپاک عزائم میں کامیاب ہو گئے تو 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہوں گے سر، اور پاکستان میں پھیل گئے تو کیا ہوگا مفتی صاحب؟ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں. جب شروع کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم امریکہ کو خوش کر کے یہاں آپریشن کر رہے تھے تو ہمارا اس وقت یہ خیال تھا اور ہم کہتے بھی تھے ٹاک شوز میں آ کر کہ بعض لوگوں کو آپ اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ دشمن کی گود میں چلے جائیں، کہ حکمت عملی اس طرح اختیار کی جائے. تو ہمارا دشمن جو ہے روز اول سے ہمارا دشمن ہے اور وہ ایک دن کے لیے میں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا.
ऐसी पोजीशन के अंदर जब वो 7 गुना हमसे बड़ा भी है तो हमारे गलती से फायदा उठाता है। अब वो हमारे खिलाफ दाइश को इस्तेमाल करता है, तो अब दाइश मोदी इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ, तो फिर हमारे यहाँ तो इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन का न होना, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा, हमारे मुल्क की सालिमी का खतरा पैदा हो जाएगा। इतनी मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार हैं, किस तरह निकलेंगे? इसमें मेरी तजवीज़ ये है कि फिर मुल्क के बड़ों को, सियासी रहनुमाओं को, सरबराहों को सर जोड़कर इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए मजीद मजबूत और मुस्तहकम इकदाम उठाने चाहिए। पर मुफ्ती साहब, आप तो खुद पीडीएम के इत्तेहादी हैं, आपके सरबराह तो पीडीएम के भी सरबराह हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए सर जोड़ के बिठाना तमाम हुक्मरानों को? क्या वजह है कि नहीं बिठा पा रहे? नहीं, ये हालात तो आज आए हैं ना, ये हालात तो इसके बाद ऐसे हुए हैं। जो पीडीएम की जमातें हैं वो तो मिल जाती हैं, कुछ लोग तो पीडीएम के बाहर भी है ना, अभी पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, एएनपी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इस तरह ये जो आप देखते हैं उसको, जमात इस्लामी जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और भी बहुत सारी जमातें जो पीडीएम में नहीं है, तो उन सबको एहसास तो करना पड़ेगा, तो जाके सर जोड़ना पड़ेगा। इनमें ये नहीं कि कोई मुश्किल है, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि इस मुश्किल से निकलने का एक ही हल है, वो सियासी हल है कि सरबराहान इन जमातों के बड़े वो इस मुश्किल हाल में एक साथ बैठकर एक लाए हमल तय करें और सारी कौम उस लाए हमल पे चले, तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं फिर भी ये वाज़ेह करता हूँ कि इसको बहाना बनाकर इलेक्शन को लेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्या सिर्फ सियासी हल है या कोई अस्करी हल भी है? क्या हम ताकत से जवाब नहीं दे सकते मुफ्ती साहब? नहीं, वो सियासी हल तजवीज़ करता है तो अस्करी हल जो होता है उसके बाद शुरू होता है ना। ओके। देखो, ये जो अस्कर होते हैं उस पर कौम होती है, तो वो जाकर जंग जीतते हैं। जंग जीतने के लिए गोलियों का ज्यादा होना या ये कि बंदूकों का ज्यादा होना ये जरूरी नहीं होता। किसका मोरल बुलंद होए और किसके पीछे कौम खड़ी है, तो कौम अगर अस्करी क़यादत के पीछे खड़ी होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर सकेंगे। खैर, मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोग तय करें तो मैदान के अंदर तो फिर ये अस्करी लोग जाएंगे। इस तरह दोनों की मिलाप से और बाहमी इत्तेहाद से हम अपने मुल्क को मजबूत ठीक कर सकते हैं। ठीक। मुफ्ती साहब, मुझे याद आ रहा है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, मुझे याद आ रहा है ऑपरेशन रद्दुल फसाद। इतने सारे ऑपरेशन होने के बावजूद ये दहशतगर्द वापस हमारे कबायली इलाकों में कैसे आ जाते हैं? कोई सरपरस्त है इनके पीछे जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ला रहा है इनको यहाँ? मेरी राय है, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक न करें, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें हम एक पेज पे नहीं होते। कुछ लोगों की राय कुछ होती है और कुछ की और होती है, तो उसके अंदर भी बैड और गुड तलाश किए जाते हैं। तो जब आप एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर आपको फैसला करना मुश्किल होगा। इस तमाम दौरानिए में जब नेटो अफगानिस्तान में मौजूद था तो हमारे कुछ लोग नेटो में पर हुआ हुजूर, करते थे फौज ने तो बड़ी और कुर्बानियां दी हैं, बड़े जवान शहीद हुए हैं हमारे। हाँ, तो इस नेटो में थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेटो के मुखालिफ थे। तो कौन एक पेज पर होना होगा, अस्करी क़यादत को भी एक पेज पर होना होगा, तो जाके हम मुश्किल आज हमें का एक पेज पर कौन लाएगा मुफ्ती साहब? हालात ऐसे हैं कि हालात खुद हमें एक पेज पे ला रहे हैं। अब कौमी इदारे जिसमें अदलिया भी है और जिसके अंदर पार्लियामेंट भी है, सियासी लोग भी हैं, हमारी अस्करी इदारे भी हैं, ये तमाम सहाफ़ी भाई भी हैं, ये तमाम मिलकर एक ही बात करेंगे तो कौम का ज़हन तो बन जाएगा। और जब कौम का ज़हन बन जाएगा तो ये तो हमारी बहादुर कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। हमें हालात एक पेज पे ले आएंगे और हमें आज एक पेज पर होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम एक पेज पर आ जाएं। अब हुक्मरानों को एक पेज पे कैसे लाएंगे? इतनी सियासी दरारें पड़ी हुई हैं सियासी शतरंज में, आपको मालूम है हर कोई एक दूसरे को चेकमेट कहना चाह रहा है, पत्ता साफ करना चाह रहा है, जमातों को खत्म किया जाना चाह रहा है। बहुत सारे टारगेट्स हैं जो इसको पॉलिटिकली अचीव किए जा रहे हैं। ऐसे में अब लॉ एंड ऑर्डर के टारगेट्स कैसे अचीव होंगे हुजूर? कौन लाएगा इन सबको एक मेज पर, एक पेज पर? एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या आप अग्री करेंगे हुजूर? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बाद ऐसे औकात होते हैं कि जब आप सियासी वाबस्तगी से बारतर सोचते हैं जी। और जमाती आमीन। छोड़कर, ये दो मौके होते हैं कि जब मजहब पर कोई बात पड़ जाए या मुल्क पर कोई बात पड़ जाए, पाकिस्तान पर,
تو ظاہر ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان ہے تو ہم اور آپ ہیں. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. لیکن ایک بات آپ نے واضح کر دی ہے کہ داعش کو اگر ہم پاکستانیوں نے شکست دینی ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ایک پیج پر آنا ہوگا، سیاسی قوتوں کو اور تمام تر سوسائٹی کو بھی ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ ہم اس دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں. کیونکہ اگر یہ داعش کا عفریت، یہ جن بے قابو ہوا، یہ دہشت گردی ملک بھر میں پھیلی تو 60-90 دن میں الیکشن ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا. ایک بریک، پروگرام جاری رہے گا ہمارے ساتھ.